स्टूडेंट्स, आइए आज हम काजटिव वर्ब का अध्ययन करते हैं। काजटिव वर्ब माने होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और इसमें जो है मुख्य रूप से 4 क्रियाएं आती है: गेट, हैव, काज, मेक। इनको काजटिव वर्ब कहते हैं। इनके द्वारा ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए शुरू से लास्ट तक बने रहें। देखिए, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है या करने की प्रेरणा देता है तो वाक्य की क्रिया प्रेरणार्थक होती है। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, इसको आप देख लीजिए, किताब में दिया है। जब कर्ता कोई कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य से कराता है, मतलब कोई करता रहेगा, खुद कोई काम नहीं करेगा, दूसरे से कराएगा, या उसको कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वाक्य की क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जैसे वह रोता है, अगर कहने कि वह रोता है नहीं, वह बच्चे को रुलाता है, वह मुझे रुलाता है, ये सब क्या है? खुद ना रोके बच्चे को रुलाया। वह घोड़ा दौड़ाया, वह दौड़ा, ये तो है खुद कर रहा है, लेकिन वह घोड़ा दौड़ाया मतलब दूसरे को काम करवाया ना, तो वह अपने घर की सफ़ेदी करवाया, वह अपना बाल कटवाया, तो ये सब क्या है? खुद ना करके दूसरे से ही आदमी करवाता है। ऐसा अनुवाद अब कहने को वह मुझे रुलाता है, ही बीफ्स मी, एकदम गलत हो जाएगा। ही मेक्स मी वीप होगा, वह मुझे रुलाता है। तो कैसे होगा, ये सब नियम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियम नहीं जानते रहोगे ट्रांसलेशन में बिल्कुल गलती करोगे, इसलिए ध्यान से नियम देखिए कहाँ कब कैसे जो है इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अब देखिए, इस प्रकार के वाक्य गेट, हैव, काज या मेक आदि क्रियाओं की सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से? गेट, हैव, काज या मेक, ये 4 क्रिया को ध्यान रखिए, इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। तो नियम हमारा एक क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। यदि एक्टिव वॉइस की क्रिया हो, मतलब वाक्य देख लीजिए, वाक्य अगर एक्टिव वॉइस में हो तो मेक या काज लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मेक या काज। मेक के बाद मुख्य क्रिया में टू नहीं रहता, यह भी आपको ध्यान देना। मेक के बाद टू नहीं रहता है, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू लगता है मेक के बाद, और काज रहने पर टू लगता है। अगर काज रहेगा तो इन्फिनिटिव विद टू लगेगा, टू जरूर लगेगा। क्लियर? तो आप बना सकते हो काज से मेक से, दोनों सही हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेक के बाद टू नहीं लगाना पड़ेगा, काज के बाद टू लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, उसने बच्चे को रुलाया। अब बताइए, खुद नहीं रोया, बच्चे को रुलाया ना, तो किसी को कार्य करने की प्रेरणा दिया, किसी से काम करवाया, तो हो गया क्या? प्रेरणार्थक क्रिया। तो उसने बच्चे को रुलाया, तो ही मेड द चाइल्ड वीप, ही मेड द चाइल्ड वीप। उसके बाद देखिए दूसरा वाक्य, ही काज्ड द चाइल्ड टू वीक, ही काज्ड द चाइल्ड टू वीक। अब ध्यान से आप इसका स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं, आप स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। उसने बच्चे को लाया, मतलब अगर कोई काम खुद नहीं करता, आदमी दूसरे से करवाता, तो एक्टिव वॉइस में, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद हम मेक का प्रयोग करेंगे टेंस के अनुसार, यानी कि मेक प्रेजेंट में रहेगा तो मेक करेंगे, या तो हम यस या ई एस भी इसमें जोड़ सकते हैं, एक वचन रहेगा तो। उसके बाद पास्ट में रहेगा तो हम इसको मतलब सेकंड फॉर्म मेड कर देंगे। फ्यूचर रहेगा तो बिल या सैल के साथ हम मेक लगा देंगे। क्लियर? बिल या सैल के साथ मेक लगा देंगे। क्लियर? और इसी यही नहीं, अगर प्रेजेंट में अगर सहायक क्रिया की जरूरत पड़े, सहायक क्रिया भी लिखेंगे, पास्ट में भी सहायक क्रिया लिखेंगे। ठीक ना? तो मतलब क्या, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद मेक का प्रयोग टेंस के अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस। ठीक है? अगर सहायक क्रिया की जरूरत पड़ी तो आप सहायक क्रिया भी करोगे प्रयोग। क्लियर? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक। उसके बाद आप क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट में वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे। मेक के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अक्सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, सजीव। क्लियर? मतलब किसी व्यक्ति की बात किया जाएगा। उसके बाद आपको क्या किया जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अगर आवश्यकता है तो हेल्पिंग वर्ब भी लिखोगे, नहीं तो मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब में वही मेक लिखोगे, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म लिखना है। यही स्ट्रक्चर सेम रहेगा अगर काज का प्रयोग करोगे। ठीक है? तो सब्जेक्ट के बाद जो है आपको क्या करना पड़ेगा? काज का टेंस के अनुसार प्रयोग करोगे। हाँ, अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी लिखोगे। उसके बाद आपको जो है वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर भी हम बता दिए। क्लियर? अब देखिए, इसी हिसाब से वाक्य को लिखना है। अब चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है। मैंने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया, तो हो जाएगा आई मेड माई हार्स रन फास्ट। देखिए सब्जेक्ट लिखा गया, मेड लगा दिया टेंस के अनुसार, पास्ट इंडिफिनिट सेकंड फॉर्म हो गया।
माई हार्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। क्लियर? अगर अदर वर्ड है तो फास्ट लिख दिए एडवर्ब। आई मेड माई हार्स रन फास्ट। अब यही वाक्य काज्ड से बनाया जाएगा तो आई काज्ड माई हार्स टू रन फास्ट। वही वाक्य सेम टू सेम रहेगा, मेड की जगह काज्ड हो गया, टू रन हो गया। अब इसको एक तरीके से और इसका अंग्रेजी लिख सकते हो, आई स्पर्ड माई हार्स। स्पर्ड माने होता है तेज दौड़ाना, माई हार्स अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। क्लियर? ये बिना काज टू के लिख दिया गया डायरेक्ट। चलिए रूल नंबर 2 देख लेते हैं। यदि क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो गेट या हैव का प्रयोग होता है। किसका? गेट या हैव का, क्योंकि 4 क्रिया बताया गया था ना, मेक और काज एक्टिव वॉइस में, पैसिव में गेट या हैव। साथ ही मूल क्रिया की पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का रूप आता है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को। क्लियर? तो पैसिव वॉइस में ऑलवेज हमेशा थर्ड ही फॉर्म लिखा जाता है, इसको आपको पता है। एक्टिव वॉइस में नहीं लिखा जाएगा। ठीक। और एक बात ये भी जान लो, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बता दे रहा हूँ पैसिव वॉइस का। अगर आप लिखना चाहो तो नोट कर लो। सब्जेक्ट होगा, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद गेट का आप टेंस के अनुसार प्रयोग करना। गेट का टेंस के अनुसार, अगर पास्ट में है तो गाट हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हैव गाट परफेक्ट में रहेगा। सब्जेक्ट प्लस गेट का टेंस के अनुसार प्रयोग, यानी कि सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब भी अगर जरूरत पड़ी तो लिखा जाएगा, नहीं तो गेट आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट। क्लियर? ऐसे लिख लो, या सब्जेक्ट प्लस गेट कोष्टक में अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी टेंस के अनुसार। ठीक। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट में अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें अक्सर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, कोई वस्तु आएगा। क्लियर? और पैसिव वॉइस में व्यक्ति रहेगा। क्लियर? ठीक। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा गेट के बाद। सब्जेक्ट, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, नहीं तो गेट का टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा। फिर बाई का प्रयोग किया जाएगा। बाई का प्रयोग करने के बाद फिर आप लिख दो डूअर, DOER। डूअर माने करने वाला, जिससे कोई काम किया जाएगा उसको कहते हैं डूअर, या एजेंट भी आप इसको कहते हो, AGENT, डूअर आर एजेंट। ठीक ना? क्लियर? बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट यानी कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता है वही डूअर कहते हैं, डूअर आर एजेंट। क्लियर? तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट टेंस के अनुसार, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस डूअर आर एजेंट। क्लियर? यानी करने वाला। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब सेम स्ट्रक्चर आप चाहे तो गेट के जगह हैव भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम गेट के जगह चाहे आप हैव लगा दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें टू का भी लफड़ा नहीं है कि गेट के साथ टू लगेगा तो हैव साथ नहीं लगेगा। क्लियर? चाहे जैसे कर दूँ। ठीक। हाँ, एक बात यह भी ध्यान देना, अगर वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस है तो आप क्या करने का, सब्जेक्ट मत लिखो, हेल्पिंग वर्ब मत लिखो, डायरेक्ट गेट या हैव से शुरुआत कर दो वाक्य की। क्लियर? जैसे हम कहते हैं कि यह काम रवि से करवाओ, तो गेट दिस वर्क डन बाय रवि, इस तरह से हो जाएगा। जैसे आपकी किताब में चौथा वाक्य है, यह काम सविता से करवाओ, गेट दिस वर्क डन बाय सविता, और यह हैव दिस वर्क डन बाय सविता, क्योंकि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं लिखा जाएगा। ठीक ना? तो चलिए स्ट्रक्चर यही रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गायब हो जाएगा, गेट से शुरू हो जाएगा वही स्ट्रक्चर। क्लियर? तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं 1 by 1। रूल हमारा पहला है, यदि क्रिया पैसिव वॉइस में गेट या हैव का प्रयोग होता है, साथ ही मूल क्रिया की थर्ड फॉर्म आता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने एक पत्र लिखवाया, खुद नहीं लिखा, किसी से लिखवाया, तो आई गॉट ए लेटर रिटन। आई गॉट ए लेटर रिटन। अगर यही वाक्य होता मैंने एक पत्र मोहन से लिखवाया, तो बाई मोहन लिख दिया जाता। तो डूअर नहीं है तो बाई भी नहीं लगेगा। क्लियर? जो करने वाला नहीं बताया जाए तो बाई के साथ उसको भी नहीं, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट हमेशा जरूरी नहीं रहता है। अगर केवल ऑब्जेक्ट को महत्व देना है तो बाई प्लस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। क्लियर? या फिर देखिए आई हैड ए लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया, तो गेट या हैड एक ही चीज़ है। गेट का सेकंड फॉर्म गाट था, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है। दूसरा, मैं सोहन से यह पत्र लिखवाऊंगा, आई विल गेट दिस लेटर रिटन बाय सोहन, तो इसमें आप डूअर है करने वाला, तो बाई करके लिख दिया गया। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि तभी पैसिव वॉइस में होता है, क्योंकि वस्तु कोई काम नहीं करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो इसलिए जो है वस्तु जब आएगा तो पैसिव वॉइस में रहेगा वाक्य। अगला, आई विल हैव दिस लेटर रिटन बाय सोहन, देखिए गेट की जगह हैव कर दिएगा, वही वाक्य सेम टू सेम। तीसरा वाक्य, मैंने सोहन से यह पत्र लिखवाया, आई गॉट दिस लेटर रिटन बाय सोहन, या आई हैड दिस लेटर रिटन बाय सोहन। चौथा वाक्य, यह काम सविता से करवाओ, गेट दिस वर्क डन बाय सविता, या हैव दिस वर्क डन बाय
सविता, गेट या हैव से चाहे जो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। मैंने अपना काम करवा लिया है, आई हैव गॉट माई वर्क डन, आई हैव गॉट माई वर्क डन। मैंने लड़के को तेज दौड़ाया, आई मेड द बॉय रन फास्ट। क्लियर। अब यहाँ देख लो, ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस, मतलब ये एक्टिव वॉइस का ही वाक्य इसमें दे दिया है। अब यहाँ देखिए बॉय क्या था आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ना, तो मेड से बनाया गया है, गेट या हैव का प्रयोग नहीं किया गया है। पीछे पढ़ चुके हो इसलिए एक्सरसाइज में दे दिया है, मतलब कि समझने के लिए फिर से रिपीट कर दिया है। मैं लड़के को तेज दौड़ाऊंगा, आई विल मेक द बॉय रन फास्ट, ये भी एक्टिव वॉइस में ही वाक्य है, इसलिए मेक के प्रयोग से बने हैं नीचे के दोनों वाक्य। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी ताकि पढ़ सकें। अब कल की वीडियो में इसका हम एक्सरसाइज बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।